हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे। इसमें आपका हर सब्जेक्ट है, उसके साथ साथ कंप्यूटर और विज्ञान को भी ऐड कर दिया गया है, क्योंकि अब लेटेस्ट के हिसाब से उनसे भी प्रश्न काफ़ी पूछे जाने लगे हैं जीएस के प्रश्नों में। ठीक है, चलिए तो आज का हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए। जो राज्यसभा होता है उसके पास जो धन विधेयक होता है वह लोकसभा को कितने समय में लौटा देना चाहिए। तो देखिए, जो धन विधेयक होता है ये 14 दिन में लौटाना पड़ता है। ठीक है, धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया जाने के पश्चात यानी उसके बाद उसकी सिफारिश के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा को अपनी सिफारिश के साथ जो धन विधेयक होता है उसको 14 दिन के भीतर लोकसभा को वापस कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितने वर्ष का होता है। तो देखिए, जो राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल होता है वो 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष। आप लोग गलती क्या करते हैं, 5 वर्ष मार करके मैक्सिमम। तो इनकी जो राज्यसभा की सदस्यता होती है 6 वर्ष की होती है, और इसके जो 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अपने पद से निर्वित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संसद में शामिल है। संसद में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, या फिर लोकसभा और राज्यसभा, या फिर लोकसभा और विधानसभा, या फिर विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। तो देखिए, जो संसद में शामिल होते हैं, संसद में कौन कौन होता है? देखिए, राष्ट्रपति, लोकसभा और कौन? राज्यसभा। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से? पहला आपका राष्ट्रपति, दूसरा आपका राज्यसभा, तीसरा आपका लोकसभा। ये राष्ट्रपति संसद किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, किंतु वह सदस्य जो संसद का एक अभिन्न अंग होता है, यानी कि एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, उसकी कार्यवाही में भाग लेता है। जो भी कार्यवाही वहाँ पे आपका संसद में होता है उसमें जो आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है? राष्ट्रपति का। हालांकि जो राष्ट्रपति होते हैं वह किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ठीक है, तो यह निर्णय लेने का अधिकार किसको दिया गया है कि जो कोई विधेयक है वह धन विधेयक है या नहीं? तो ये कौन ले सकता है? लोकसभा का जो भी अध्यक्ष होगा। ठीक है, जब कोई धन विधेयक राज्यसभा को भेजा जाता है या राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति के लिए रखा जाता है तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण अंकित रहना चाहिए कि वह जो है धन विधेयक है। ठीक है, चलिए इसके बाद है, भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? जो भारतीय योजना आयोग है उसका गठन आपका कब हुआ था? 1950 में हुआ था। ठीक है, योजना आयोग संवैधानिक सत्ता नहीं है और इसकी स्थापना जो हुई थी 15 मार्च को हुई थी। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुई थी, और 1 जनवरी 2015 के इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। अब जो आपका भारतीय योजना आयोग था इसके स्थान पर क्या किया गया है? नीति आयोग लाया गया है। क्या लाया गया है? नीति आयोग लाया गया है। और नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को किया गया है। कब किया गया है? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो देखिए, योजना आयोग का जो गठन हुआ था किस वर्ष हुआ था? 1950 में हुआ था। ठीक है, योजना आयोग फिर से आपको बता रहे हैं कि एक संवैधानिक सत्ता नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना आपका मंत्रिमंडलीय आदेश के अंतर्गत की गई है। तो इसकी स्थापना मार्च 1950 में हुई थी। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। जो भारतीय योजना आयोग होता है इसका आपका अध्यक्ष कौन होता है? इसके आपके अध्यक्ष जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जो आपका योजना आयोग का अध्यक्ष होता है कौन होता है? अभी हम लोगों ने पिछले प्रश्न में देखा कि जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वहाँ का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो यह कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य का जो निर्वाचन की अवधि होती है 6 वर्ष के लिए होती है, और जो राज्यसभा होता है वह एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दिया हुआ है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? ठीक है, तो भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी है वो कौन है? भारत का महान न्यायवादी। ठीक है,
महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी का महान्यायवादी यानी कि जो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, जिसका उल्लेख आपका संविधान के अनुच्छेद 76 में, इनका आपका उल्लेख 76 में किया गया है, अनुच्छेद 88 में किया गया है और अनुच्छेद 105 के खंड घ यानी कि खंड 4 में किया गया है। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। जो भारत का सरकार का विधि अधिकारी होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति करता है और इस पद के लिए योग्यता वही होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका प्राक्कलन समिति में कहाँ के सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं? ठीक है, जो आपका प्राक्कलन समिति होता है उसके सदस्य जो होते हैं कहाँ के सम्मिलित किए जाते हैं? तो ये आपके जो सदस्य होते हैं लोकसभा से सम्मिलित किए जाते हैं और इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें केवल और केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों की संख्या 30 होती है। कितनी होती है? प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। इसकी समिति को अस्थायी आपका मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। यह समिति सरकारी अपव्यय रोकने की सिफारिश करती है और जो समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके कार्यों में बजट जो अनुमानों की जांच कर यह प्रतिवेदन देना है कि उसमें शामिल जो नीति हैं वह आपका जो मितव्यापकता है यानी कम खर्ची संगठन में सुधार या आपका कार्यकुशलता, ये सभी में सुधार किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? तो देखिए जो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद दिया हुआ है लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा के जो सभी सदस्य होते हैं वहीं अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका संसद के दोनों जो सदन होते हैं उसके संयुक्त अधिवेशन का जो सभापतित्व होता है वह कौन करता है? तो यह कौन करता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है या किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका आप लोगों ने पिछले भी ये क्वेश्चन देख चुका है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका कोई भी धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय आपका स्पीकर यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष कर सकता है। वह किसी प्रश्न पर मत लेता है तथा उसके परिणाम की घोषणा करता है। यह संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? ठीक है, तो इसका निर्णय कौन लेता है कि जो अमुक विधेयक है वह धन विधेयक है? तो ये भी आपका कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष यह प्रमाणित करता है कि एक जो वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, वह यह प्रमाण संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत करता है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 110 के अंतर्गत करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आप अगर भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु, आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए? तो ये कितनी होनी चाहिए? आपकी 25 वर्ष। ठीक है, इस प्रश्न के 2 विकल्प सही हैं। आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 और 75 के अनुसार जो भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन जो आपकी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगर आप में 25 वर्ष नहीं दिया है तो आप 30 वर्ष अगर ऑप्शन में है तो आप उसको भी करेक्ट करके आ सकते हैं, वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो जो राज्यसभा में अधिकतम संख्या होती है वो कितनी होती है? 250 होती है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। इसमें आपके राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्वारा 12 नामित किए जाते हैं तथा 238 सदस्य जो होते हैं उनका संघ शासित प्रदेशों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। वर्तमान में राज्य में 233 + 12 245 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 233 आपके चुनाव से होते हैं प्लस 12 आपका प्रेसिडेंट उनको
नेट करता है तो वो टोटल सदस्य कितने होते हैं, 245 सदस्य हैं वर्तमान में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। ठीक है, तो जो 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल दिया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का दिया जा सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए और 1 वर्ष में संसद की 2 बैठक अवश्य होनी चाहिए। भारत में प्रत्येक वर्ष जो संसद के 3 अधिवेशनों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके एक पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा होने चाहिए। ठीक है, तो ये कितने होने चाहिए, 55 होने चाहिए। संसद के नियमों के अनुसार किसी राजनीतिक दल, जो भी राजनीतिक दल है, उसका विपक्षी दल होने के लिए उसके पास लोकसभा के कुल सदस्य का कम से कम 10% या 55 सदस्य होने चाहिए। वह दल जो इन मापदंडों को पूरा करता है उसे सदन के मुख्य विपक्षी दल और उसके द्वारा चयनित नेता को विपक्ष नेता की मान्यता दी जाती है। हालांकि इस संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं दिया गया है। ठीक है, लेकिन लगभग आपका जो विपक्षी दल होता है वो 10% होना चाहिए, तो यानी 550 का 10% कितना होगा, 55 सदस्य होने चाहिए, तभी आप क्या होंगे, एक विपक्षी दल माने जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अभी हमने आपको बताया वो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। ठीक है, लेकिन क्या होता क्या है, देखिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 84 और 75 के अनुसार भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष होती है और जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होती है। तो दोनों से प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो जो न्यूनतम आयु है आप कितना मार के आएंगे, 25 वर्ष। ठीक है, अगर 25 वर्ष ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, 30 वर्ष भी आप ऑप्शन में करेक्ट करके आ सकते हैं, वो भी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।